गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेठ मुरलीधर मानसिंह का गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा में मेरे अपने व्यक्तिगत यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्राओं का स्वागत है। मैं डॉक्टर सीमा गौड़, पोषण विशेषज्ञ, आज आपसे भोजन की पौष्टिकता बढ़ाने के उपायों के विषय पर परिचर्चा करूँगी। आज के वीडियो सत्र में हम जिन बिंदुओं पर अध्ययन करने वाले हैं वे हैं खाद्य पदार्थों का मिश्रित उपयोग अर्थात म्यूचुअल सप्लीमेंटेशन, अंकुरीकरण यानी कि जर्मिनेशन, खमीरीकरण यानी कि फर्मेंटेशन, समृद्धिकरण, एनरिचमेंट, फोर्टिफिकेशन एवं पार बॉयलिंग। ये वे 6 उपाय हैं जिनके द्वारा आप भोज्य पदार्थों की या व्यंजनों की पौष्टिकता को बढ़ा सकते हैं। आज के इस वीडियो सत्र में हम प्रथम 3 बिंदुओं पर परिचर्चा करेंगे। खाद्य पदार्थों का मिश्रित उपयोग अर्थात म्यूचुअल सप्लीमेंटेशन। सभी भोज्य पदार्थों में सभी पोषक तत्व समान मात्रा में नहीं पाए जाते हैं। कुछ भोज्य पदार्थों में कुछ पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं तो कुछ कम मात्रा में। ऐसी स्थिति में यदि हम अपने भोजन में एक ही प्रकार के खाद्य पदार्थों का उपयोग करते रहें तो कुछ समय के पश्चात हमारे शरीर में इन भोज्य पदार्थों में सीमित मात्रा में जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी के प्रभाव दिखाई देने लगेंगे। जैसे केवल मक्की या ज्वार खाने वाले लोगों में पेलिग्रा का होना या केवल मशीन के पॉलिश करे हुए चावल खाने वालों में बेरी रोग के लक्षण देखे जाते हैं। अतः इन विविध बीमारियों से बचने के लिए ये आवश्यक है कि हम विभिन्न भोज्य पदार्थों को अदल बदल कर या मिश्रित करके उपयोग में लें। जैसे अनाज जिसमें कि लाइसिन नामक आवश्यक अमीनो अम्ल की कमी होती है, वहीं पल्सेस या दालें जिनमें मिथ्योनिन नामक आवश्यक अमीनो अम्ल कम होता है किंतु लाइसिन ज़्यादा मात्रा में होता है। अगर हम इन दोनों को ही मिलाकर उपयोग में लें तो इससे न केवल इन आवश्यक अमीनो अम्लों की कमी की पूर्ति होती है बल्कि प्रोटीन की जैविकी गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि अनाज में मिथ्योनिन काफ़ी मात्रा में है और दालों में लाइसिन काफ़ी मात्रा में है, तो अनाज की कमी जो है वो दाल पूरी करती है और दाल की जो कमी है वो अनाज पूरे करते हैं। इस प्रकार अनाज और दालों से बने मिश्रित व्यंजन जैसे दाल बाटी, दाल ढोकले, खिचड़ी, ये सभी जो हैं वो प्रोटीन की इस कमी को पूरा करते हैं और जैविकी गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। क्योंकि दोनों में ही आंशिक पूर्ण प्रोटीन है, अनाज में भी आंशिक पूर्ण प्रोटीन है, दाल में भी आंशिक पूर्ण प्रोटीन है। जब दोनों को मिलाकर खाते हैं तो दोनों एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं और प्रोटीन को पूर्ण बना देते हैं। इसी प्रकार दूध जो है वो कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स है, जबकि अनाज अभी मैंने कहा उसमें लाइसिन कम होता है। तो जब अनाजों को दूध के साथ मिलाकर मिश्रित व्यंजन बनाते हैं तो अनाज में जो प्रोटीन की गुणवत्ता में कमी होती है वो दूध के द्वारा पूरी हो जाती है। इसी प्रकार दाल एवं दूध के बने हुए मिश्रित व्यंजन, क्योंकि दालों में मिथ्योनिन की कमी है जबकि मिल्क में कंप्लीट प्रोटीन है। ऐसे ही अगर हम लें तो अनाज, दाल एवं सब्जियों के बने हुए मिश्रित व्यंजन या फल, सब्जियों एवं दूध के बने हुए मिश्रित व्यंजन। क्यों? दूध एवं दुग्ध पदार्थ। क्यों? क्योंकि फल व सब्जियों में प्रोटीन की मात्रा कुछ कम होती है लेकिन विटामिन और खनिज लवण भरपूर मात्रा में होते हैं। तो ये जब हम खाद्य पदार्थों को मिश्रित रूप से उपयोग में लाते हैं तो इनकी पौष्टिक तत्वों की गुणवत्ता में, उपलब्धता में वृद्धि होती है और इस प्रकार पौष्टिकता बढ़ जाती है। अंकुरीकरण अर्थात जर्मिनेशन। साबुत अनाज एवं साबुत दालों को अंकुरित करके उनकी पौष्टिकता को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। बीज से बीजांकुर, ये बीजापुर गलत टाइप हो गया है, बीजांकुर का निकलना ही अंकुरित कहलाता है। जो आपने देखा होगा चने की दाल, जब हम चने की संरचना पढ़ाते हैं जो कि द्विबीजपत्री, उसको जब आप भिगो कर गीली मिट्टी में दबा दें या गीले कपड़े में बांध दें तो 1 से 2 दिनों में ही उसमें छोटे छोटे अंकुर निकल आते हैं और उन्हीं अंकुरों से अगर आप उसको मिट्टी में बोएंगे तो
रूट्स और शूट्स यानी कि तना और जड़ का निर्माण होता है, तो बीज से ये जो छोटे छोटे अंकुर निकलते हैं, इसी को हम अंकुरीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। अंकुरण के जो चरण है वो है, पहला तो है जिस भी बीजों से आपको अंकुरित करना हो, जिन बीजों को उन्हें अच्छी तरह से साफ़ स्वच्छ पानी से धो के साफ़ कर लें ताकि कोई गंदगी उन पर नहीं रहे। फिर बीजों को 6 से 8 घंटे तक पानी में भिगोना है, सर्दियों में थोड़े गर्म पानी में 30 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, और गर्मियों में सादे पानी में। बीजों को पानी में भिगोने के लिए जो पानी की मात्रा ली जाती है वो भी निश्चित होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी में बीजों को भिगो देंगे तो बीजों में से पौष्टिक तत्व निकल कर पानी में लीच आउट हो जाएंगे, और उस पानी को आप फेंक देंगे तो पौष्टिक गुणों का ह्रास होगा। अतः इतने ही पानी में भिगोएं जितना पानी उन बीजों को भिगोने के लिए चाहिए। तो ये लगभग बीजों के आयतन से 2 से 3 गुना तक होता है। तत्पश्चात 6 से 8 घंटे भिगोने के पश्चात बीजों को गीले कपड़े में बांधकर अंकुरित होने के लिए 1 से 3 दिन तक रखा जाता है। गर्मियों में एक दिन 12 से 24 घंटे में ही बीज अच्छी तरह से अंकुरित हो जाते हैं, वहीं सर्दियों में इन्हें 48 से 72 घंटे तक लग जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर कम होता है। बीजों को अंकुरित करने के लिए आप गीले कपड़े में जब आप बांध के रखेंगे, जैसे जैसे कपड़ा सूखता रहता है वैसे वैसे बीच बीच में उस पर गीले पानी के छींटे दिए जाते हैं ताकि नमी बनी रहे। अगली ही स्लाइड में हम देखते हैं कि बीजों को अंकुरित करने के लिए कौन सी आवश्यक परिस्थितियाँ हैं जो आवश्यक हैं। पहली है आर्द्रता या नमी। शुष्क बीज में जो अनाज और दाल के होते हैं उनमें नमी लगभग 7 से 10% तक होती है, और इस नमी पर बीजों का अंकुरण संभव नहीं है। बीजों को जब 25 से 50% तक नमी मिलती है तब उनमें अंकुर अच्छे निकलते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा नमी भी नुकसानदायक है, उसमें बीज सड़ जाते हैं। इसीलिए हमने उनको कम पानी में भिगोया और गीले कपड़े में बांध के रखा और बीच बीच में सूखने पर पानी छिड़क देते। तापमान 18 से 30 डिग्री सेल्सियस पर अंकुरण बहुत अच्छी प्रकार से होता है। रेफ्रिजरेटर तापमान पर बीजों का अंकुरण संभव नहीं है। ऑक्सीजन की उपस्थिति। अंकुरित होते हुए नवांकुरों को ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है श्वसन के लिए, तो इसलिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में बीजों का अंकुरण अच्छा होता है। बीज का प्रकार, कुछ बीज होते हैं वो शीघ्र ही अंकुरित हो जाते हैं, कुछ बीजों को अंकुरित होने में समय लगता है। इसके अलावा बीज यदि बहुत अधिक पुराने हैं या उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, गुणवत्ता अच्छी नहीं है, तो भी बीज अंकुरित नहीं हो पाते। प्रकाश या लाइट की सोर्स की जब तक हम बात करते हैं तो कुछ बीजों को अंकुरित होने के लिए अंधेरे की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ स्पीसीज़ को अंकुरण के लिए उचित प्रकाश, उपयुक्त प्रकाश चाहिए। अंकुरीकरण के क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहला तो है पाचन क्षमता में वृद्धि। जब हम बीजों को भिगोते हैं और अंकुरित करते हैं तो जो उनकी सेल्यूलोज का आवरण होता है वो नरम और मुलायम हो जाता है और ऐसे बीज खाने योग्य हो जाते हैं। कच्चे मूंग या कच्चे गेहूं के बीजों को आप खा नहीं सकते, लेकिन अंकुरित करे हुए बीजों को आप बिना पकाए ही खा सकते हैं, ये पचनीय हो जाते हैं। तो सबसे पहला तो क्या है, इनका आवरण मुलायम हो जाता है। दूसरा, जो बीजों में जटिल यौगिक होते हैं जैसे कि जटिल कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च है, प्रोटीन है या वसा है, वो बीजों में उपस्थित एंजाइम्स जैसे कि अमाइलेज स्टार्च का अपघटन करता है, प्रोटीएसेस प्रोटीन का कुछ हद तक अपघटन करता है, लाइपेज एंजाइम वसा का कुछ हद तक जल अपघटन करता है और वो कुछ अपने सरलतम रूप में आ जाते हैं। आपने देखा भी होगा कि साबुत मूंग जब आप अंकुरित करके खाते हैं तो खाने में कुछ मिठास आ जाती है। ऐसी मिठास स्टार्च का जल अपघटन करके सरल शर्कराओं में बदलने के कारण होती है। तीसरा, ओलिगोसैकेराइड्स। जो साबुत अनाज और साबुत दालों में जो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं जिसमें कि मोनोसैकेराइड शुगर्स की मात्रा 3 से 7 इकाई तक होती है, जो हमारे शरीर की आहार नाल में आसानी से पच नहीं पाते और वात या गैस या वायु पैदा करते हैं, जिससे स्टमक में फ्लैटुलेंस गैस की प्रॉब्लम होती है। इन ओलिगोसैकेराइड्स का भी कुछ हद तक जल अपघटन हो जाता है और इनकी मात्रा में 50% तक रिडक्शन देखा गया है अंकुरीकरण के दौरान। तो अंकुरित भोज्य पदार्थों को या अंकुरित मूंग, मोठ, गेहूँ को जब आप खाएंगे, मक्की को जब आप खाएंगे, तो इनसे आपको गैस की प्रॉब्लम भी नहीं होगी।
दूसरा है पोषण मूल्य में वृद्धि। अंकुरीकरण के दौरान जैसे कि अभी हमने बताया कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और वसा का जल अपघटन हो जाता है, तो कुछ चीज़ों के जैसे बात करें प्रोटीन की, तो अंकुरण के दौरान जो प्रोटीन में या दालों में जो ट्रिप्सिन इनहिबिटर होता है, जो प्रोटीन के पाचन में बाधा पैदा करता है, वो नष्ट हो जाता है। वो नष्ट हो जाता है तो प्रोटीन जो है वो जैविकीय रूप से उसकी उपलब्धता बढ़ जाती है। साबुत अनाज और दालों को बिना पकाए खाने के मुकाबले अगर आप अंकुरित मूंग या अंकुरित अनाज खाएंगे तो उससे प्रोटीन की उपलब्धता में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त जो नवांकुर फूटते हैं उनमें भी प्रोटीन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो इस प्रकार अंकुरीकरण के दौरान प्रोटीन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी तीनों की मात्रा में वृद्धि देखी जाती है। नुकसानदायक पोषक तत्वों की मात्रा में कमी। साबुत अनाज और साबुत दालों के छिलकों में फाइटेट्स होते हैं, टैनिन होते हैं और कुछ ट्रिप्सिन इनहिबिटर होते हैं। फाइटेट्स क्या करते हैं, ये आयरन और कैल्शियम के साथ जुड़कर लवण बनाते हैं और अंकुरीकरण के दौरान फाइटेज एंजाइम के द्वारा इसका अपघटन हो जाता है और फाइटेट्स फाइटिक अम्ल में कन्वर्टेड हो जाते हैं, जिससे लौह लवण और कैल्शियम लवण जो होते हैं वो कैल्शियम आयन जो होते हैं मुक्त हो जाते हैं और उनका अवशोषण भली भांति हो जाता है। इसी प्रकार से ट्रिप्सिन इनहिबिटर का मैंने ऊपर भी बताया, प्रोटीन के पाचन और अवशोषण में बाधा डालता है। तो अंकुरीकरण के दौरान ट्रिप्सिन इनहिबिटर नष्ट हो जाता है, जिससे प्रोटीन की जैविकी उपलब्धता में वृद्धि होती है। तो इस पहले पॉइंट के अंतर्गत फाइटेट, टैनिन और ट्रिप्सिन इनहिबिटर तीनों के नष्ट हो जाने के कारण अंकुरीकृत भोज्य पदार्थों से विभिन्न खनिज लवणों जैसे कि कैल्शियम और लौह लवण, विशेषकर लौह लवण तथा प्रोटीन की जैविकी उपलब्धता में बढ़ोतरी होती है। चौथा है आहार में विविधता। साबुत अनाज और साबुत दालों का आटा पीसकर आप दलिया या सूजी और आटे से बनने वाले व्यंजन तो बनाते ही हैं, किंतु जब आप इन्हें अंकुरीकृत कर लेते हैं तो अंकुरीकृत अनाजों से और अंकुरीकृत साबुत दालों से आप विभिन्न प्रकार के सलाद और विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाकर आहार में विविधता भी ला सकते हैं। खमीरीकरण। खमीरीकरण अर्थात फर्मेंटेशन अणुजीवों की उपस्थिति में जब धीरे धीरे जटिल कार्बनिक यौगिकों का अपघटन होकर सरल शर्कराएं प्राप्त होती हैं, तब हम इस प्रक्रिया को खमीरीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब हमें भटूरे बनाने होते हैं तब हम मैदा को दही में गूंथ कर रखते हैं। दही में लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं जो खमीरीकरण की प्रक्रिया करते हैं और आटा फूल जाता है, स्पंजी सा हो जाता है और इस प्रकार बने हुए भटूरे में पूरी के मुकाबले एक जाली सी देखी जाती है संरचना में। इसी प्रकार जब आपको इडली या डोसा बनाना होता है तो दाल और चावल को मिलाकर आप भिगोकर पीसकर मिलाकर रखते हैं, तो दालों में जो ल्यूकोनोस्टोक जीवाणु होते हैं वो खमीरीकरण की प्रक्रिया करते हैं और इडली डोसे का जो घोल होता है, ये दाल चावल का मिश्रण, ये फूल जाता है और बने हुए इडली और डोसे स्पंजी से बनते हैं। तो खमीरीकरण की इस प्रक्रिया के लिए खमीर या कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया की उपस्थिति आवश्यक है। इस प्रक्रिया के दौरान सूक्ष्म जीव भोज्य पदार्थों में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट्स का खंडन कर उसे अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं, जिससे तैयार भोज्य पदार्थ में स्पंजनुमा जाली बनती। कैसे बनती है? जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होती है तो ये भोज्य पदार्थ या व्यंजन में स्पंज क्रिएट करती है। देखिए आप ये दो रिएक्शंस दी हुई हैं। पहली रिएक्शन में C6H10O5 ब्रैकेट के बाहर N ये स्टार्च का सूत्र है जिसका जल अपघटन होकर ग्लूकोज बनता है C6H12O6 और C6H12O6 पर जीवाणु जब प्रक्रिया करते हैं तो इसको अल्कोहल C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। इस इथाइल अल्कोहल के कारण व्यंजन में थोड़ा खट्टापन सा आ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण स्पंज आ जाता है। खमीरीकरण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ। सबसे पहले तो खमीरीकरण के लिए जो चीज़ चाहिए वो है यीस्ट या बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मैंने आपको बताया जैसे कि दही में कुछ जीवाणु होते हैं या उड़द की दाल में ल्यूकोनोस्टोक जीवाणु होते हैं, दही में लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं जो हेल्दी जीवाणु होते हैं और फर्मेंटेशन में हेल्प करते हैं। यीस्ट जो कि सिंगल सेल कोशिकाएं हैं, दो प्रकार की पाई जाती है। कंप्रेस्ड यीस्ट केक के रूप में मिलती है। इस कंप्रेस्ड यीस्ट को आप 3 से 5 दिन तक रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। बहुत एक्टिव होती है, सक्रिय होती है। इसको जब आप पानी में घोल बनाते हैं और साथ में कुछ शर्करा और थोड़ा सा नमक डालते हैं तो ये ग्रो करती है। इसी प्रकार सक्रिय शुष्क यीस्ट
एक्टिव ड्राई ईस्ट ये दानेदार संरचना के रूप में पाई जाती है और इसको महीनों तक आप बिना रेफ्रिजरेटर के सामान्य तापमान पर भी बाहर रख सकते हैं। जब निवाए गुनगुने पानी में आप इसका नमक और शर्करा के साथ घोल बनाते हैं तो ये उस शुगर पर क्रिया करके अपनी वृद्धि करती है और ग्रो करती है। दूसरा है तापमान। यह खमीरीकरण के लिए बेस्ट जो है उच्च उपयुक्त तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच है, जिस पर खमीर सर्वाधिक ग्रो करता है या जीवाणु सर्वाधिक अच्छे से ग्रो करते हैं। पीएच जो कि मानक है अम्लीयता और क्षारीयता का, तो भोज्य पदार्थों में ज़्यादातर जीवाणु जो होते हैं वो pH 4 से लेकर 6 तक के बीच में सर्वाधिक ग्रो करते हैं, किंतु कुछ जीवाणु 4 से कम pH 2.7 तक, तो कुछ जीवाणु 6 से ज़्यादा 7.4 pH तक भी कुछ जीवाणुओं की वृद्धि देखी गई है। पोषक तत्व। इन जीवाणुओं को और ईस्ट को ग्रो करने के लिए पोषक तत्व भी चाहिए, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, विटामिन और खनिज लवण के रूप में ज़रूरी होते हैं। खमीरीकरण के प्रभाव। भौतिक प्रभाव। मिश्रण का आयतन दोगुना या उससे भी ज़्यादा हो जाता है। हमने पहले भी बात करी, जब हम आटे को दही के साथ गूंथते हैं तो आटा फूल जाता है या इडली डोसे का गोल फूल जाता है, तो ये 2 गुने से भी ज़्यादा फूल जाता है। पकाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के प्रसारण के कारण व्यंजन स्पंजी और सॉफ्ट और मुलायम हो जाता है। खाद्य पदार्थों की अम्लीयता, इथाइल अल्कोहल, क्योंकि हमने पीछे रिएक्शन में देखा था, बनने के कारण जो वांछित खट्टा स्वाद वो व्यंजन में उत्पन्न होता है। आपने इडली में, डोसे में, भटूरों में थोड़ा खट्टापन का अनुभव किया होगा। लैक्टोबैसिलस जीवाणु भी जब दही में एक्ट करते हैं तो वो लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से दही में खट्टापन आता है। रासायनिक प्रभाव की जब बात करते हैं तो जैसा कि हमने अंकुरीकरण में पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का जल अपघटन होने से ये व्यंजन सुपाच्य हो जाते हैं, अपने सरलतम अवयवों में टूट जाते हैं और इन व्यंजनों की पाचनशीलता अच्छी हो जाती है, बेहतर हो जाती है। नुकसानदायक पोषक तत्व जैसे कि फाइटेट्स और ट्रिप्सिन इनहिबिटर, इन पर जब जीवाणु जब फर्मेंट करते, ग्रो करते हैं तो ये इन फाइटेट्स को, ट्रिप्सिन इनहिबिटर को नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण प्रोटीन, खास करके आवश्यक अमीनो अम्लों की उपलब्धता और लौह लवण की जैविक उपलब्धता में वृद्धि हो जाती है। साथ ही साथ ये बढ़ते हुए, ग्रो करते हुए एंजाइम्स जो हैं, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, B1, B2, B3, B12 और विटामिन सी के बहुत अच्छे सोर्स हैं। तो इनकी ग्रोथ के कारण, माइक्रोब्स की ग्रोथ के कारण व्यंजन में भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी की मात्रा में बढ़ोतरी देखी जाती है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि आपको आज के वीडियो सत्र में भोजन की पौष्टिकता बढ़ाने के लिए जो 3 उपाय बताएं, भोज्य पदार्थों का मिश्रित उपयोग करना, अंकुरीकरण करना और खमीरीकरण करना, ये आपको भलीभांति समझ में आ गए होंगे और आप अपने घर में इनका तीनों विधियों का उपयोग अपने भोजन की पौष्टिकता को बढ़ाने के लिए अवश्य करेंगे। अगले अध्ययन सत्र में हम शेष बची हुई विधियाँ, पारबॉइलिंग, एनरिचमेंट और फोर्टिफिकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।